नमस्कार दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे के ये चौथे वीडियो में हमने कुल 3 चार्ट्स को डिस्कस किया है। पहले चार्ट जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने डिस्कस किया किस तरह से फूड प्राइस जो इन्फ्लेशन है वो ओवरऑल इन्फ्लेशन को, महंगाई को बढ़ा देता है। तो काफी अच्छा कंटेंट है जिसको हम मेंस में यूज कर सकते हो। फिर दूसरे चार्ट में हमने डिस्कशन किया किस तरह से हमारे जो एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है किस तरह से वो आपस में इंटरलेटेड है। हमारा जो मर्चेंडाइजीज यानी कि वस्तुओं में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम है और हमारा जो कम है एज कम्पेयर टू हमारा इम्पोर्ट में। वहीं पर हम अगर सर्विस देखते हैं, सर्विस सेक्टर में हम हमारा काफ़ी अच्छा मजबूत हाथ है हमारा इसमें। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है। प्लस हमारा रेमिटेंस जो होता है यानी कि विदेशों से जो पैसा जो इंडियंस वहाँ बाहर काम करते हैं वो जो पैसा वापस भेजते हैं, इंडिया भेजते हैं, वो ये तीनों चीज़ें किस तरह से हमारे टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसको बहुत बहुत डिटेल में हमने समझा है। इसको एग्जाम के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा समझना है। वो हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। प्लस हम देखेंगे कि किस तरह से जो विदेशी जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, जो टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं, पैसा भी लेकर आते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर तो अच्छा चलता है। लेकिन साथ साथ में जब वो कंपनी ग्रो कर जाती है, एक छोटी कंपनी में जैसे मान लीजिए आज उन्होंने इन्वेस्ट किया और जब वो कंपनी ग्रो कर जाती है और किस तरह से वो सेकेंडरी सेल के माध्यम से यानी किसी कंपनी को बेच देने में या आईपीओ के माध्यम से वो ज़्यादा पैसा जो है इंडिया से ले जाते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति ने एक कंपनी रजिस्टर्ड की, उसने यहाँ पर स्टार्ट किया और वो कंपनी की कीमत जो है 100 करोड़ रुपया है। 2 साल के बाद कंपनी काफ़ी हिट हो जाती है, तो जब वो अपना शेयर बेचेगा तो उस समय तक कंपनी मान लीजिए 1000 करोड़ की हो गई है, तो 900 करोड़ का वो फायदा लेकर इंडिया आते हैं। तो ये जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है वो एक जो है इसको हम बोलते हैं रिपार्टेशन, वो भी एक तरह से हमारा जो एफडीआई के नेट एफडीआई को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो वो किस तरह से कर रहा है वो पूरा हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये लेक्चर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, मोटा मोटा आपको जानकारी दे दी है, लेकिन जो लेक्चर अभी आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, ये लेक्चर बहुत डिटेल में है। प्री और मेन से संबंधित कई सारी चीजें जो है, हम कई कॉन्सेप्ट जो हैं, कई क्वेश्चन जो हैं हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके प्री और मेंस की तैयारी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इकोनॉमिक सर्वे का ये दूसरा, इस पीडीएफ का दूसरा लेक्चर है। ये आधा हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक हम सब पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम ज़्यादा पीडीएफ देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे समझिए कि ये फूड प्राइस प्रेशर ड्राइविंग रिटेल इन्फ्लेशन। क्या यहाँ पे ना ये जो बोल रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है किस तरह से फूड प्राइस जो होते हैं यानी कि जो खाने की जो प्राइस होती है, ठीक है, वो रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर उसको ड्राइव करते हैं यानी कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे 2-3 शब्द हैं, यहाँ पे समझते हैं। पहला तो हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या चीज होती है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, ठीक है। अब महंगाई को भी ना हम 2 तरह से ले सकते हैं। कोई चीज महंगी हो रही है तो किसी चीज की महंगा कैसे हो सकता है? या तो उसकी डिमांड बढ़ रही हो तो महंगा होता है, ठीक है, या तो उसकी शॉर्ट कमिंग हो रही हो, ठीक है ना, शॉर्ट कमिंग है कि वो चीजें है ही नहीं, उसकी डिमांड बढ़ रही है। या कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो मनी है, करेंसी, उसकी वैल्यू कम हो रही हो, ठीक है, करेंसी की वैल्यू कम हो रही हो, वो भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भाई कल हम 100 रुपए में चीज खरीद सकते थे, ठीक है, अब पैसा हमारा नीचे आ गया, अब वो चीज जो 100 रुपए मिल रही है हमें, तो हमें लगेगा बड़ा महंगा हो गया, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि कोई चीज की डिमांड हो रही। तो यहां पर इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो रहा है कि इन सब फैक्टर्स के साथ कोई चीज कितनी महंगी हो रही है, चाहे वो करेंसी की स्ट्रेंथ हो, चाहे वो डिमांड की बात हो, कोई चीज इन्फ्लेशन, अब हर चीज महंगाई होती है। यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो फूड प्राइस है, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन जो है वो किस तरह से सभी इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब देखिए इन्फ्लेशन 2-3 तरह के होते हैं, समझते हैं इस बात को। एक तो हो गया यहां पर जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन, क्या इन्फ्लेशन, क्या वो फूड के खाने पीने की चीजों में इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, या वो क्लोथ उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, तो या कार के अंदर, किसी भी चीज के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है। जब हम बात करते हैं तो एक मोटा मोटा बात कर लेते हैं। यहां पर ये सब आता है कि यहां बता रहा है कि इसकी वजह से सब चीजों का मतलब हो रहा है, खाने पीने की चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। ये चार्ट बताने की कोशिश कर रहा है। यहां पर देखिएगा कि एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर मतलब होता है कि मेन 4-5 चीजें होती हैं, उसके ऊपर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इस बार में करते हैं कि अच्छा, जैसे कि लेट्स सपोज कि कोई पेन है, ठीक है, तो ये देखो कोई पेन है
उस पेन की कीमत पहले जो थी वो 10 रुपए थी, अब वो 11 रुपए की हो गई है। एक पेन है, सिंपल पेन, ठीक है, वो भी इन्फ्लेशन हो गया। एक हो गया कि स्टील स्टील की कीमत या सीमेंट की कीमत वो जो थी अब बढ़ गई है, ठीक है। अब दोनों इन्फ्लेशन है, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको मेन मेन चीजों से मतलब होता है कि कोर कोर कौन सी, स्टील हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन तो जो मेन मेन चीजें होती है उसको वो होता है हमारा कोर इन्फ्लेशन। सीमेंट हो गया जिससे कि पूरी सिस्टम बना होता है, पेट्रोलियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो ये कोर, तो यहां पे देखो कि कोर इन्फ्लेशन ये है। लेकिन यहां पर कंपेयर कर रहे हैं हम खाने के दे रहे हैं, लाल वाला जो है खाना वाला है, कि खाने की इन्फ्लेशन और जो बाकी इन्फ्लेशन है वो किस तरह से ड्राइव कर रहा है, ये मैप दिखा रहा है कि खाना जब महंगा होता है, खाने के महंगे के साथ पूरा इन्फ्लेशन जो है महंगा पड़ जाता है यहां पर, ठीक है। चलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मैप है, इसको देखते हैं पहले। यहाँ पे 3-4 चीजें देखो। आप पहले देखो मैप को ना इन्होंने किस तरह से डिजाइन किया है। पहले तो ये यहाँ पर ईयर्स लिखे हैं इन्होंने, ये ईयर लिखे हैं, ठीक है, ईयर्स हो गए। फिर एक उन्होंने चार्ट यहां से बनाया, ये बिलियन डॉलर के ऊपर आ गया, ठीक है। और एक यहां पर ये अलग सा स्केल है, ये 2 स्केल है। तो एक चार्ट के अंदर नीचे वाला एक्स एक्सिस जो है वो समय का बता रहा है, ईयर का बता रहा है, यहां पर वो बिलियन के बारे में बता रहा है, यहां पर वो अलग स्केल दिखा रहा है। यहां पर 3-4 चीजें हो रही हैं। पहला है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है वस्तु, वस्तु, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं बड़ा अच्छा से। आप क्रिकेट खेलते हो, देखते हो आप, अब क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट होती है, लोग जब मैच देखने आते हैं टी शर्ट पहनते हैं, तो इस टी शर्ट को उसके क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइजी, यानी कि वस्तु। इसका मतलब क्या समझते हैं इस बात को और सब। आपने देखा होगा कि विराट कोहली की बड़ी वैल्यू है, बढ़िया, जितना क्रिकेट खेलता होता तो है ही है, लेकिन और भी ज्यादा वैल्यू होती है। तो वैल्यू क्यों हो रही है कि विराट कोहली से संबंधित जो होगा वो वस्तु क्या बिक रही है कि नहीं बिक रही है। या आप कभी देखते होगे कि जैसे मान लो कि कोई आईपीएल की टीम है, लेट्स सपोज कि मुंबई इंडियंस की टीम है, तो मुंबई इंडियन टीम्स अपने वस्तु बना बना के बेचती है, जैसे कि वो टी शर्ट बना देगी या कोई और वस्तु बना के बेचेगी, तो उन्हें बोलते हैं मर्चेंडाइजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइजी, वस्तु बना देना। और इसकी बड़ी वैल्यू होती है। जैसे आप कॉमिक्स देखते हो ना, कॉमिक्स पढ़ते हो तो कॉमिक्स कैरेक्टर होते हैं, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, वो मर्चेंडाइजी होती है उनकी, ठीक है ना। उनको मतलब उससे संबंधित जितनी वस्तुएं होती हैं उन्हें मर्चेंडाइजी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। वस्तु भी आ सकती है, चीजें भी आ सकती है, टॉयज भी आ सकते हैं, सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए किसी व्यक्ति, वस्तु बोलते हैं, हाँ वस्तु बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो मर्चेंडाइजी बता रहा है, यहाँ पे सर्विस स्टेट बता रहा है, यहाँ पे नेट प्राइवेट ट्रांसफर बता रहा है, यहाँ पे सी बता रहा है। अब देखिए क्या चीजें बस है, देखिए वाइल्ड आ, देखिए यहाँ हिंदी पढ़ लेते हैं। जब व्यापारिक निर्यात की तुलना में व्यापारिक वस्तुओं के आयात का दायरा बढ़ जाता है तो भारत के व्यापारिक व्यापार घाटे, इसको यहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं, वाइल द आउट पेसिंग ऑफ मर्चेंडाइजिंग इंपोर्ट्स ओवर मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट बट एन इंडियन मर्चेंडाइजिंग ट्रेड डेफिसिट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडिया का, समझते हैं, ठीक है, कि भारत का जो वस्तुओं का जो व्यापार है वो घाटे में जा रहा है। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। क्यों, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, यानी कि वस्तुओं का इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, यानी हम वस्तु ज्यादा मंगा रहे हैं और बेच कम रहे हैं। इस कारण से हमारा ये वस्तुओं का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया में ज्यादा हो गया। एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो कि वो वस्तु क्या है, लेट्स सपोज पेट्रोलियम, तो अलग बात है, पेट्रोलियम है, लेकिन और भी देख लेते, जैसे कि टॉयज है, मान लो खिलौने, ठीक है, एग्जाम्पल टॉयज होते हैं बच्चों के खिलौने। अब बच्चों के खिलौने हम चाइना से मंगा रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, चाइना से मंगा रहे हैं, ठीक है ना। हम लाइट से मंगा लेते हैं, एलईडी मंगा लेते हैं, ये वस्तु है ना, ठीक है ना। तो हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हम वस्तुओं को कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है, हम मैन्युफैक्चरिंग उतने अच्छा नहीं कर पाते। 2 कारण है, पहला कि हम जो चीज बनाते हैं उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती चाइना के बराबर, पहली चीज हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, हम जो बना भी लेते हैं अच्छी क्वालिटी भी होती है तो रेट उस हिसाब से नहीं होता जो चाइना दे पाता है। मान लो कि अगर एक ही खिलौना जो है वो चाइना बनाएगा, वो 100 रुपए में दे रहा है, तो इंडिया वाले उसको 120 रुपए में बेचेंगे। तो अमूमन से क्या बात होगी कि सस्ता वाला ही चीज चलेगी इसके अंदर। अब सस्ती क्यों होती है, क्योंकि चाइना में 2-3 चीजें हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत लार्ज स्केल में होती है,
हम बना रहे हैं कितने टॉयज बना रहे हैं? हम बना रहे हैं 1000 टॉयज बना रहे हैं। अब 1000 टॉयज बनाएंगे तो 120 पड़ेगा। ये कितने बना रहे हैं? 1 लाख टॉयज बना रहे हैं, तो फर्क पड़ जाती है। जो जितना बड़े उसमें बनाओगे सस्ता पड़ जाएगा। फिर उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा मजबूत है, जो क्वालिटी वो ज्यादा बेहतर दे पाते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो इस कारण से हम देखते हैं कि हम वस्तुएं ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट नहीं करते ज्यादा, और इस कारण से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है। समझ में आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहां पर ये डेटा पीला वाला दिखा रहा है कि हम देखो कि हमने ज्यादा, ये डेटा कैसे इस्तेमाल करके बताता हूं मैं आपको। देखिए ये लाइन नहीं है, ये पीला वाला क्या है? हमारा वस्तुओं का, ठीक है। तो यहां पे -20 दिखाई दे रहा है आपको, -20, -40। इसका मतलब है कि हमने इंपोर्ट किया है, हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। यानी कि इसको इस तरह देखते हैं कि हमने मान लो कि 1000 रुपए का चीजें हमने मंगवाई हैं और 100 रुपए की चीजें हमने बेची हैं, तो कितना आ जाएगा? नेट 900 रुपए का नुकसान दिखाएगा वो। ये होता है ना। तो यहां पे जो माइनस दिखा रहा है, -20, 40 दिखा रहा है, इसका मतलब है कि हम जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं चीजें, तो मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है हमारी। अब डेटा कब आएगा? जब आप इकोनॉमिक्स में लिखोगे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तब आप ये डेटा को इस्तेमाल करोगे कि हाँ भाई, हम तो हमारे तो इकोनॉमिक्स में गड़बड़ है यार, हमें तो ज्यादा से ज्यादा सब जो चीजें मंगवाते हैं हम, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है ही नहीं, फैक्ट्री हमारे पास है नहीं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, तो मजबूरी में आकर चाइना से मंगाते हैं। इस कारण से हमें बहुत पैसों का नुकसान होता है। देखिए 80 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, 80 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। यानी कि आपकी जो जमा पूंजी है सरकार की, उससे पैसा देना पड़ रहा है बहुत सारा। देखिए 23 के अंदर, 23 में देखिए 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, और अगर अभी बात करते हैं तो 25 में भी आप देखिए कि लगभग पहुंच ही गया है, 70-80 के आस पहुंच ही गया वो। समझ में आ रहा है क्या इंडिकेट कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हमारी कमजोर है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 कारण हो सकते हैं, फिर से बताता हूं। पहला, या तो हम सामान बना नहीं पा रहे हैं, पहली चीज, हमारा टेक्नोलॉजी नहीं है, या हम बना रहे हैं तो महंगा बना रहे हैं, ठीक है, ये तो महंगा बना रहे हैं, ठीक है, तो ये दिक्कत आती है, या उस क्वालिटी का नहीं बन रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जब मार्केट में आते हैं तो हम देखते हैं चाइना वाला जो है हमसे बेहतर कर रहा है। अब इसको आपको ना एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, नोट करना कि इसको टैकल कैसे किया जाता है। इसको टैकल करने के कई तरीके होते हैं कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दो, टेक्नोलॉजी बढ़ा दो, ठीक है, सब्सिडी देना शुरू कर दो, ये सब चीजें होती हैं। मैं एक बात एग्जांपल देता हूं। आप हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में क्या हुआ? युगांडा में, केनिया में, वहां पर चाइनीज और जापानीज बाइक बिका करती थी। अब चाइनीज बाइक जो थी वो बहुत लो क्वालिटी की होती थी, सस्ती होती थी। जापानी जो बाइक होती थी वो बहुत ही महंगी होती थी, हाई क्वालिटी की होती थी। अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया की 2 कंपनी ने, बजाज और टीवीएस, बजाज और टीवीएस, ये गए अफ्रीका और उन्होंने मीडियम लेवल की चीज रखी, मतलब अच्छी क्वालिटी के साथ थोड़ी लो प्राइस के में। और आज अफ्रीका में 2 व्हीलर में इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर है, सबसे बड़ा। हमने क्या किया? हमने एक वो रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गए जहां पर थोड़ी बेहतर क्वालिटी और थोड़ा बेहतर प्राइस करके हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। आगे समझ में आ रहा है? दूसरा क्या एग्जांपल लेते हैं, दिवाली का एलईडी लाइट ले लेते हैं। आज से कुछ 10 साल पहले सारा एलईडी लाइट जो है चाइना से आती थी, और बहुत ही लो क्वालिटी की होती थी, सस्ती होती थी बट लो क्वालिटी की होती थी। इंडियंस ने क्या किया? मेटल बनाना शुरू किया, और थोड़ी अच्छी क्वालिटी का थोड़ा थोड़ा महंगा ज्यादा, अच्छी क्वालिटी। यानी कि अगर हम दिवाली पे लाइट लगाते हैं चाइनीज वाला, तो वो एक ही सीजन चलता है। जब इंडिया से बनती है तो वो 3 सीजन चल जाएगा, 3 साल चल जाएगा, तो थोड़ा महंगा भी होता है। तो इंडिया ने क्या किया? थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी रखी और थोड़ा महंगा कर दिया। और जो थोड़ा सा लोग वैसे होते हैं कि अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो उन्होंने वो परचेज करना शुरू किया। आज हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर इस मामले में थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स ने वो रास्ता ढूंढा कि यहाँ के लोगों को क्वालिटी भी चाहिए होती है। हाँ, लाइट है, टॉयज हैं, टॉयज में भी यही है, टॉयज में शुरू है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपको? समझ पा रहे हो आप लोग पूरा ना? ठीक है ना? लेकिन यहां पर डेटा दिखा रहा है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है, हमें बहुत सारा कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने रास्ते बताया कि कैसे हम इसको टैकल करेंगे। या तो हम थोड़ी क्वालिटी बढ़ाते हैं, और जैसे कि ये लाइन लिखिएगा जरूर, ठीक है, मेक इन इंडिया वाला, ये लाइन लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा लाइन लिखिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा, ठीक है। और ये आप लिखिए, मेक इन इंडिया का जो इंडिया का प्रोग्राम है, इंडिया इसी बात पे कर रहा है कि थोड़ा बेटर क्वालिटी, थोड़ी सी बेटर क्वालिटी, ठीक है, बेटर क्वालिटी
और थोड़ा बेटर प्राइस, ठीक है, इसके ऊपर हम जाएंगे तो हम चाइना को कंपटीशन दे पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर, जहां पर चाइना का प्राइस हमसे कम तो है बट उसकी क्वालिटी खराब है, चाइना भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए हम एक अच्छे मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम लोग? बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, जो आप जोड़ो जो लिखोगे, आर्मेनिया। आर्मेनिया के अंदर हमने डिफेंस पार्टनरशिप की, हमने अपने अपने डिफेंस के हथियार दिए हैं हमने आर्मेनिया को, और आर्मेनिया सबसे बड़ा मतलब तरह का बन गया है हमारा डिफेंस पार्टनर। और आर्मेनिया पहले रशिया से, अमेरिका से, इजराइल से हथियार लेता था, और अमेरिका के हथियार महंगे होते हैं। अब वही हथियार जब इंडिया से लिए तो इंडिया की क्वालिटी भी ठीक ठाक है और प्राइस भी अच्छा खासा सस्ता है, तो आर्मेनिया को बहुत अच्छा पड़ा। आर्मेनिया बहुत बड़ा सप्लाई डिमांड क्रिएट करना शुरू कर दी उसने। तो इंडिया ने इस बात को समझिए कि 2014 में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था, डेटा लिखिएगा, ठीक है, वो लगभग $1 बिलियन था, और 2024-25 में आते आते ये $5 बिलियन हो गया है डिफेंस एक्सपोर्ट। 10 साल के अंदर हमने 5 गुना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, ठीक है ना? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? जितना डेटा मैं दे रहा हूं, ये जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, प्लीज नोट डाउन करते रहना, इसको यूज करना आपको, ठीक है? तो अगर हम अच्छी क्वालिटी थोड़ी दे रहे हैं, थोड़ा बेटर क्वालिटी देते हैं, थोड़ा बेटर प्राइस में रखें इस चीजों को, तो हम अपना जो मर्चेंडाइजिंग वस्तुओं का जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल दिखा रहा है कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर एक लाइन, अगली लाइन लिखता है, वो कहता है कि यार ये तो तुम अच्छा है, फिर भी अच्छा दिख रहा है, वो तो गनीमत क्या है? वो गनीमत ये है कि इंडिया का सर्विस ट्रेड सरप्लस जो है वो उसको बैलेंस कर देता है। क्या बोल रहा है? सर्विस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर, टूरिज्म। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जहां वस्तु बनती है, कोई वस्तु, पेन बना रहे हो, ठीक है, वस्तु। तो सर्विस सेक्टर होता है कि वहां पे आप कुछ चीज बनाते नहीं हो, आप अपनी सर्विसेज देते हो। जैसे आपने कंप्यूटर पे काम करते हो, ठीक है, आप होटल में काम करते हो, आप टूरिज्म में काम करते हो, ठीक है ना? इस तरह का काम को बोलते हैं सर्विस सेक्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो इंडिया का सर्विस सेक्टर अच्छा है, इसने थोड़ा सा ये अपने नुकसान को थोड़ा कंट्रोल कर लिया। कैसे कंट्रोल कर लिया? आप देख रहे हो, बैगनी कलर का देख रहे हो, इंडिया का सर्विस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देखोगे इंडिया अच्छा खासा पैसा कमा रहा है अपने सर्विस सेक्टर को। कैसे कमा रहा है? एग्जांपल देते हैं, अमेरिका के अंदर कोई कंपनी है, वो कंपनी कहती है कॉल सेंटर होना चाहिए हमारे बैक ऑफिस के लिए, हमें चाहिए। तो उसने क्या किया कि इंडिया से बात की और इंडिया में अपना कॉल सेंटर जो है बना लिया, ठीक है? कंपनी कहां की है? अमेरिका की। अपना कॉल सेंटर कहां बना रही है? इंडिया में। क्यों? इंडिया सस्ता पड़ता है। यहां पर इंप्लॉय को रखेंगे तो यहां पर इंप्लॉय 1 लाख रुपया लेगा, यहां पर आदमी 10,000 में काम चला कर लेता है। क्या है? सर्विस सेक्टर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से, क्योंकि इंडिया के पास चीप लेबर है, सस्ती लेबर है, एक तो क्वालिटी लेबर है, क्वालिटी लेबर हमारे पास अच्छी है, मतलब हम लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा है हम लोग, ठीक है ना? और हमारे पास क्या है? सस्ते, हम लोग चीप हैं, हम लोग सस्ते में अपने सर्विसेज दे देते हैं। तो अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, खासकर अमेरिका जो हो गया, इसकी कंपनियां हमारी सर्विसेज लेती हैं। इस कारण से इंडिया का सर्विस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये दिखता है आपको। यानी कि हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है और कम इंपोर्ट किया सर्विस के मैटर में। यानी कि हमने सर्विस के मैटर में अमेरिका से हमने 1,000 रुपए की सर्विसेज दी हैं और बाकी दुनिया से हम मान लेते हैं 10 रुपए की सर्विसेज हमने ली हैं, तो समझिए 990 रुपए का फायदा हमें हो रहा है यहाँ पे सर्विस सेक्टर में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये समझ में आ रहा है तो फिर मैं अगला पॉइंट आपको बताऊं मैं आपको इससे जुड़ा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग में हम कमजोर हैं, ठीक है, लेकिन सर्विस सेक्टर में अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग में हम चीजें ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सर्विस में ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। ये क्लियर हो गया? अब मोदी जी गए कहां? अमेरिका, और अमेरिका वाले ने बोला कि भाई तो हमारा जहाज तुम्हें खरीदना पड़ेगा, F-35। क्या खरीदना पड़ेगा? लिख लो, नया लेटेस्ट खबर है, F-35 जहाज को ऑफर किया अमेरिका ने। ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 प्रॉब्लम है। नहीं, F-35 क्योंकि अमेरिका का बनाया हुआ है तो बड़ा महंगा है, एक तो महंगा बहुत है, दूसरा कि अगर इसमें आप कुछ अपडेशन करते हो, अपग्रेड करते हो, तो अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, तो अमेरिका कंट्रोल बढ़ जाता है इसके ऊपर है। और अमेरिका बोल रहा है कि तुम्हें लेना है जहाज, या तुम ये ले लो या वो ले लो, कुछ 2-3 चीजें उसने ऑफर की हैं। अब हो सकता है भविष्य में इंडिया जो है वो ले,
35 ले ले, या एक दो और चीजों पर डील होती है वो ले। अब इंडिया को चाहिए नहीं है, इससे बेटर जहाज मिल सकते हैं, सस्ते मिल सकते हैं। हमारा राफेल अच्छा है, इससे सस्ता है, अच्छा है। SU-35 भी वो अच्छा है, रशिया से लेंगे। बट हमें लेना पड़ जाएगा मजबूरी में। क्यों लेना पड़ जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि भैया इतना सारा सर्विस सेक्टर आप हमसे, हमारी कंपनी से फायदा उठाते हो, तो कुछ आप भी तो हमसे खरीद लो। समझ में आया? कि जब आपकी अमेरिकन कंपनी से आपने इतने सर्विस आपने लिया है, यानी मान लेते हैं कि 1,000 करोड़ रुपए का आपने काम यहां से हमारी कंपनियों से लिया है, तो कुछ पैसा कुछ आप भी तो परचेस करो हमसे, कि जो डेफिसिट है वो कम हो जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? व्यापार दोनों तरफ से होता है ना। हाँ, कि तो हम तुमसे ले लो, ठीक है, तुम हमसे करो, तो कम से कम तुम भी तो कुछ खरीदो हमसे, कि हमें भी कुछ फायदा हो जाए यार। तो हो सकता है इंडिया कुछ चीजें खरीदे ना चाहते हुए भी, और इंडिया नहीं खरीदे तो क्या करोगे? ट्रम्प बोलेगा अच्छा तुम नहीं खरीदोगे, हम बोले सारी कंपनियों को कि इंडिया को बैकलिस्ट कर दो। राष्ट्रपति है भाई, वो बड़ा पावरफुल आदमी है, और अगर ब्लैकलिस्ट कर देगा तो सारा काम हमारा ठप। समझ में आ रहा है? तो मजबूरी में मोदी जी को खरीदना पड़ सकता है, डील होती है। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज परमानेंट। हो गया ना? मेरे देश का फायदा होना चाहिए। ट्रम्प और दोस्त और मोदी की दोस्ती हो रही है नहीं हो रही, क्या फर्क पड़ता है? आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, आ रहा समझना बेटा? ठीक है, अभी सीखो बस, खाली कहां लिखना है क्या लिखना है वो बाद की बताएंगे बाद में। अभी समझो वो दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है ना? समझो, ज्ञान लो थोड़ा सा, कहां इस्तेमाल होगा बता देंगे आपको बाद में, पता लग जाएगा अपने आप, स्वतः पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो मर्चेंडाइजिंग में हमारी परफॉर्मेंस खराब है, सभी सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, नेट प्राइवेट ट्रांसफर क्या बोल रहा है? India's robust service export have propelled the country to secure a 7th largest share in global। कि हमने इतना अच्छा सर्विस सेक्टर काम किया है कि लगभग 7th लार्जेस्ट शेयर हो गया हमारा ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में, यानी कि हम 7वें नंबर पे हैं। अभी प्री का सवाल आ जाएगा, ठीक है, कि 7वें नंबर पे हैं एक्सपोर्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में, 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे हम लोग। ठीक है, अच्छा, इन दिस क्रिटिकल सेक्टर इन एडिशन टू सर्विस ट्रेड सरप्लस। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और लो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड लेड टू ए हेल्दी नेट इनफ्लो ऑफ प्राइवेट ट्रांसफर। रेमिटेंस नाम सुना है ना आपने? क्या होता है रेमिटेंस? कि कोई इंडियन एनआरआई या कोई व्यक्ति इंडियन जो विदेश में है पैसा कमाता है और पैसा इंडिया को इंडिया भेजता है, इसे बोलते हैं रेमिटेंस। और इंडिया इसमें नंबर 1 है, और पहली कंट्री है जो $100 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त करने वाली कंट्री बन चुकी है। पहली कंट्री है, नंबर 1 पे हम लोग हैं। यानी कि भारतीय जो इंडियंस हैं वो विदेशों में जाते हैं, खूब मन लगाए काम करते हैं और अपना तनख्वाह को इंडिया भेज देते हैं अपने परिवार के पास। और इस मामले में हमने लगभग $100 बिलियन कमा लिया है हर साल। नंबर 1 रहते हैं हम लोग इस मामले में, जो हमारे जीडीपी का लगभग 2-2.5% होता है, हमारी पूरी जीडीपी का। मतलब अच्छा खासा पैसा है ये, अच्छा खासा पैसा। इसीलिए जो विदेशों में हमारे इंडियंस रह रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको वो पैसा इन्वेस्ट इंडिया में इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए हम लोग कुछ नए नए स्कीम निकालते रहते हैं। जैसे कि अभी हुआ प्रवासी भारतीय दिवस, होता ना भाई, वहां रह रहे हो पैसा भेजो ना सीधे, यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे कुछ खोलो खा लो, ठीक है ना? तो ये इसलिए आगे, तो ये चीज जो रेमिटेंस यहां से मिल रहा है, रेमिटेंस को हिंदी में रेमिटेंस ही बोलते हैं, ठीक है, ये प्लस में है, दिख रहा है प्लस में आपको, कि हमारे देश में जो काम कर रहे हैं विदेशी वो कम पैसा भेज रहे हैं। ये भी हो सकता है ना कि मान लो कोई इंडिया, मान लो कि गूगल इंडिया कंपनी है, गूगल का इंडिया में ऑफिस है, ठीक है, और कोई अंग्रेज यहां पे काम कर रहा है और उसको यहां पे सैलरी मिल रही है, जो भी सैलरी मिल रही है, ठीक है, वो अपने परिवार को भेज रहा है पैसा। एक कंडीशन तो ये बन सकती है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि कोई इंडियन अमेरिका में बैठा हुआ है, ठीक है, अमेरिका में बैठा हुआ है और वो पैसा इंडिया भेज रहा है, ठीक है, तो ये आउटफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो हो गया, ये इनफ्लो हो गया, ठीक है। तो भैया ये मात्रा कम है, क्योंकि अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, अब इंडिया में कम लोग काम करते हैं, विदेशी लोग काम करते हैं जो पैसा भेजते हैं। कुछ लोग करते होंगे लेकिन कम लोग करते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं, वो पैसा भेजते हैं, ठीक है। इसीलिए ये आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, प्लस में दिखाई दे रहा है आपको, ये इसे प्लस में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो दो चीज हमारी अच्छी हैं, क्या अच्छी है? सर्विस और रेमिटेंस अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग खराब है हमारी। आ गया समझ में? पल्ले पड़ गया? थके तो नहीं?
As per the World Bank, India was the top recipient of the remittance in the world, driven by the upstick in job creation in OECD confirms. These two factors combined to ensure India's current account deficit remains relatively contained at 1.2% of GDP. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये डेटा के लिए और जो आपको प्रीवियस सवाल आएगा आपका, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है वर्ल्ड बैंक? कहता है कि सर्विस सेक्टर अच्छा होने की वजह से और रेमिटेंस होने की वजह से भारत का जो ट्रेड जो है वो थोड़ा सा डेफिसिट कम हो गया है, ठीक है। और दीज टू फैक्टर्स, ये लाइन लिखना, दीज टू फैक्टर्स कंबाइंड, कौन से? सर्विस सेक्टर और रेमिटेंस, ठीक है, टू एंश्योर दैट इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या होता है ये? CAD, मतलब भारत सरकार का मेन अकाउंट, यानी कितना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर बनता है। अगर ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है, इसे कहेंगे करंट अकाउंट सरप्लस। अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये बनेगा करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि घाटा। तो अभी क्या होगा इंडिया का? घाटा है कि सरप्लस है? घाटा है भाई, हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, मान रहे हो ना। सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं हम लोग? पेट्रोलियम। लगभग 85% अपना जो हमारा जो यूज है पेट्रोलियम हम वो इंपोर्ट करते हैं, और ये सबसे बड़ा हमारा बनता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा है। फर्टिलाइजर हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम लोग। फर्टिलाइजर हो गया, और क्या थे वो दिमाग से गया मेरा, दाल, पल्सेस, दाल, ठीक है ना। दालें हमारे दाल नहीं बन पाती, उग रही है, हाँ होती है, लेकिन हमारी खपत ज्यादा है ना, हमारी खपत बहुत है ना। हम रोज दाल खा रहे हैं, अरहर की दाल अच्छी लगती है, पीली दाल तो खाते हैं रगड़ रगड़ के, तो भाई कहीं तो मंगा, कहीं से खरीदने पड़ेगा ना। जितना उगाते हैं उससे तो कम पड़ जाती है हम लोगों की। समझ में आ रहा क्या है? क्या बोल रहा? बड़ी अच्छी लाइन की है। दीज टू फैक्टर्स, कौन सी? सर्विस सेक्टर और रेमिटेंस कंबाइंड टू इंश्योर दैट इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट CAD रिमेन्स रिलेटिवली लो। कितना? GDP का 1.2% के बराबर, सिर्फ इतना है। तो कल मैंने क्या कहा था कि हमने कहा था कि CAD 5% के आसपास रहे तो अच्छा है, इतना हमने टारगेट रखा हुआ है, और यहां दिखा रहा है कि 1.2% ही खाली नुकसान हो रहा है हमें। बढ़िया कि हम अपना घाटा मैनेज कर पा रहे हैं। अब ये 1.2 की जगह 100% हो जाता तो क्या होता कि हमने बहुत सारा इंपोर्ट कर लिया, बहुत उधारी हमारे ऊपर है। अभी उधारी हमारी बहुत कम है, अच्छा इकोनॉमिकली अच्छा है, ठीक है। आगे मजा, ज्यादा तो नहीं हो रहा, हैवी तो नहीं हो रहा है, बाउंसर तो नहीं हो रही है, ठीक है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज मुझे पूछ लो, पूछो, अभी पूछ लो कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता, पूछो। जो कल पढ़ते थे ओन, जो टैक्स हम खुद अपने स्वतः अपने टैक्स जो हम लोग करते हैं, मतलब स्टेट जो है वो टैक्स खुद लगाते हैं और उससे पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है ना। यहां समझ में आ गया ये? वर्ल्ड बैंक ने कहा है, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, ये लाइन लिखी ना, वर्ल्ड बैंक ये बोलता है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे आप आंसर कैसे लिखते हो, ये लिखते हो जब आप किसी का रेफरेंस कोट करते हो कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि सर्विस सेक्टर और रेमिटेंस की वजह से भारत का CAD बहुत कम है, मात्र 1.2% है। हम नहीं कहते, वर्ल्ड बैंक कहता है। और जब आप आंसर में ये लिखना शुरू करते हो, एज पर वर्ल्ड बैंक, एज पर फला इंडस्ट्री, फला रिपोर्ट, एज पर ये, जब आप ये रेफरेंस देना शुरू करते हो अपने आंसर के अंदर, तब बनती क्वालिटी अच्छी है। ये जो भी लिखा है, जो लिखा है इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट हो गया या कोई इन्फॉर्मेशन हो गई या कोई किसी ने कुछ बात बोली हो, अगर आपको देखो, एक तो होता है खुद बोलना कि भाई सत्य बोलना चाहिए। अगर ये बोला कि सत्य बोलना चाहिए तो आपको लगेगा यार हल्की बात है। मैं बोलूंगा गांधी जी ने कहा है कि सत्य बोलना चाहिए, तो बात में थोड़ी गहराई आ जाएगी, भारीपन आ जाएगा। तो आप भले ही बोलोगे कि तो भैया यही तो बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे कि सारा गेम मेंस का इन्फॉर्मेशन है। जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखोगे, याद करोगे, तभी तो लिख पाओगे, ठीक है ना। ये तो बोल रहा था आपसे मैं, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, तो थोड़ा सा रह गया है ना। राइज इन, अच्छा अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा से खबर है ये भी इकोनॉमिक्स का आपको, ये पूरी इकोनॉमिक्स सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, जो आपके प्री मेंस हर काम आएगा आपको, और पूरी इकोनॉमिक्स आपको बल्ले बल्ले हो जाएगी आप लोग। यहां पे बड़ा अच्छा सा चार्ट है, ये क्या बोल रहा है ये चार्ट, देखो राइज इन रिपार्टेशन, ये समझना, ये वर्ड है, ठीक है ना। लिख लो, इंग्लिश में हिंदी में इसको बता दूंगा क्या है।
राइज इन रिपार्टीशन इवन एज ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोस रिमेन रोबस्ट। यहां पे एक शब्द ये आ रहा है, एक शब्द ये आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, ठीक है ना। ये यहां पे दो शब्द हैं, पहले समझते हैं एफडीआई को, ठीक है। एफडीआई क्या चीज होती है? एफडीआई क्या होता है? हाँ, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफ डी आई, फॉरेन ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मान लो अमेजॉन कंपनी है कोई, उसको इंडिया में अपना ऑफिस खड़ा करना है, इंडिया में चाहता है तो क्या करेगा? वो इंडिया में जमीन खरीदेगा या फैक्ट्री लगाएगा, ठीक है। यहां पर अपना जो भी इसके जो सिस्टम है उसको लेकर आएगा, अपना सिस्टम लेकर आएगा, अपना सिस्टम लेकर आएगा, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, अपना पूरा सब कुछ लेकर आएगा कि मैनेजमेंट कैसे होता है, सप्लाई चेन कैसी होती है, कि कोई सामान अगर ऑर्डर करेगा तो वो कैसे कैसे डिलीवर होना चाहिए, और उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको ऐप में मिल जानी चाहिए, पैसे का ट्रांजेक्शन कैसे होना चाहिए, सिस्टम है ना ये। तो अमेजोन आया, अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आया, साथ में पैसा लेकर आया, जमीन खरीद रहा है, लोगों एम्प्लॉय दे रहा है और जॉब क्रिएट कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है, इसे बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट, यानी किसी विदेशी कंपनी ने भारत में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसमें क्या होता है, वो पैसा लेकर आएगा, मनी लेकर आएगा, पहली चीज। यहां पर वो टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, ठीक है। यहां पर वो जॉब क्रिएट करेगा, लिखते रहना इंपॉर्टेंट है ये, जॉब क्रिएट करेगा, और ये हमेशा अच्छा माना जाता है। इसीलिए भारत चाहता है या कोई देश चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई उसके देश में आए, ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियां जो है वो हिंदुस्तान में अपना फैक्ट्री लगाएं, सब कुछ करें, जिससे हम पैसा भी कमाएं, जॉब भी क्रिएट करें यूथ के लिए, और टेक्नोलॉजी भी हमें मिल जाए, ठीक है। एफडीआई बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारा एफडीआई बढ़ रहा है 18 से, देखो लिखा 18, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा अच्छा लिखना कि 18 से ये 25 तक का है। तो आप देख रहे हो कि हमारे देश की एफडीआई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको, यहां तक गई, मैक्सिमम गई 21 में, ठीक है, और फिर यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो लगभग कितना एफडीआई आ रही है हमारी? वो आ रही है लगभग इस समय इंडिया में 35 या लगभग 40 बिलियन डॉलर के आसपास आ रही है। 40 बिलियन डॉलर, यानी कि 40 बिलियन डॉलर का पैसा भारत में आया, कंपनीज लेकर आई, फैक्ट्री लगाती हैं यहां पर, ठीक है, जॉब क्रिएट करती हैं, और यहां पर अपना सिस्टम बनाती है, टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं। बड़ा अच्छी बात है, अच्छी बात है, पैसा आ रहा है ना, 40 बिलियन डॉलर आ रहा है, एफडीआई से आया है, ठीक है। इसका एक छोटा भाई भी होता है एफ आई आई, जो लिख लो, याद कर लो, एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लिख देता हूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब देखो इसका ये क्या करता है, ये कहता है ये कि भाई मेरे पास पैसा है, ये फंड है, आप मुझे पैसा दो। मान लो कुछ लोगों ने अपना पैसा जो है एक कंपनी को दिया और बोला कि हमें तो दिमाग नहीं है, तुम जो है हमें जो है हमारा पैसा इन्वेस्ट करो। ये है एफआईआई, ठीक है। इसने लोगों का पैसा लिया और इस पैसे को ले जाकर उसने ये देखना है कि कहां पर मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, फायदा कहां पे हो रहा है। उसने देखा कि इंडिया में बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, इंडिया में लगभग 7% का जो है रिटर्न मिल रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये सारा पैसा इंडिया में लगा देगा। इसने कुछ समय के बाद देखा कि यार अमेरिका वाले जो हैं वो 8% दे रहे हैं मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो क्या करेगा, यहां से पैसा उठाएगा और यहां लगा देगा। ये जो होते हैं एफआईआई, ये सिर्फ पैसा लेकर आते हैं, आपके शेयर मार्केट में पैसा लेकर आते हैं, ना टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, ना जॉब क्रिएट करते हैं, ठीक है, सिर्फ पैसा लेकर आते हैं, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कहीं और उनका फायदा दिखाई देगा वहां भाग जाते हैं ये लोग। ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट वो है, टॉपिक है, ठीक है। एफडीआई और एफआईआई, एफडीआई वो है जो पैसा लेकर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और जॉब क्रिएट कर रहे हैं। एफआईआई खाली कुछ समय के लिए पैसा लेकर आ रहे हैं आपके शेयर मार्केट के लिए, ये भी जरूरत होती है, लेकिन इतने रिलायबल नहीं होता ये लोग, धोखा दे देते हैं ये लोग कभी भी, ठीक है, ये भाग जाएंगे, ठीक है। आजकल आपका शेयर मार्केट जो खराब हो रखी है वो यही है कि एफआईआई जो है अमेरिका भाग गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं आपको 8% के 8.5% दूंगा, तो भाग गए सब वहां पे, क्लियर, ठीक है। अब यहां पर बड़े इंटरेस्टिंग बात देखो, हमने क्या देख लिया कि हमने देखा कि यार एफडीआई तो अच्छा खासा हमारे देश में आ रहा है, बट रिपार्टेशन भी बढ़ रहा है। रिपार्टेशन होता क्या है समझते हैं। मान लो बिल गेट्स
बिल गेट्स कहां का है? अमेरिका का। बिल गेट्स इंडिया आता है और इंडिया में आकर एक कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करता है, ठीक है, करता है। बिल गेट्स आता है इंडिया और यहां पर आकर एक कंपनी बनाता है, लेट्स सपोज उसका नाम होता है बिल गेट्स कंपनी, ठीक है, कोई कंपनी बनाता है जो कुछ भी काम करती है, ठीक है। और इस काम के लिए बिल गेट्स क्या करता है? बिल गेट्स लगभग 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है। समझ आ रहा है कि बिल गेट्स जो अमेरिकन है वो कंपनी बनाता है और इसमें शुरुआत में 100 करोड़ रुपया लगाता है। अब इसके टैलेंट में और इसकी किस्मत की वजह से ये कंपनी बहुत राइज कर जाती है और खूब पैसा, इसका शेयर मार्केट जो है अच्छा बढ़ जाता है। अब 2 साल के बाद बिल गेट्स कहता है कि मुझे यार यहां से जाना है, अब मैं इस कंपनी से हटना चाहता हूं, मैं अब मुझे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना, अब मेरी कंपनी को खरीद लो। अब शुरुआत में जब आए थे तो इस कंपनी का पैसा कितना था? 100 करोड़ रुपया, लेकिन 2 साल के बाद ये कंपनी हो गई है 1000 करोड़ की, हो गई है। पहले कितने की थी? 100 करोड़ की, अब कितने की हो गई है? 1000 करोड़ की 2 साल के बाद। बिल गेट्स ने कहा कि भाई कोई मुझे 1000 करोड़ रुपए दे देगा तो मैं कंपनी का मालिकाना हक दे दूंगा। इसी बीच में मान लेते हैं कोई रिलायंस वाले आते हैं और रिलायंस वाले बिल गेट्स को ये 1000 करोड़ रुपया देके कंपनी जो है अपने पास ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? अब ये जो 1000 रुपए लगा, 100 रुपए लगाकर 1000 रुपए जो कमाए हैं, यानी कि 900 रुपए का, 900 करोड़ का जो फायदा हुआ है बिल गेट्स को, उसी को बोलते हैं रिपार्टेशन। यानी कि इंडिया से पैसा कितना तुम ले गए हो बाहर, आगे समझ में? कंपनीज के द्वारा, नॉट इंडिविजुअल। एक तो होता है रेमिटेंस, है ना, रेमिटेंस में तो कोई व्यक्ति काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, वो पैसा भेज देता है। ये होता है कि कोई कंपनी बनाता है और उसका भाव बढ़ाकर वो पैसा इंडिया से ले जा रहा है। यहाँ पर कौन खरीदा? रिलायंस पर खरीदे वो तो इंडिया के लोग हैं ना, वो तो अब इंडिया का पैसा जा रहा है कि नहीं आ रहा बाहर? आ रहा है समझ में है? कंपनीज के माध्यम से, ठीक है, इसे बोलते हैं रिपार्टीशन। हम क्या देख रहे हैं? एफडीआई तो बढ़ रहा है, अच्छी बात है, दुनिया विदेश के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि विदेशी लोग जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ से रिपार्टीशन के माध्यम से पैसा लेकर जा रहे हैं, वो भी बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि नेट एफडीआई इनफ्लो क्या हो रहा है कि वो भी कम होता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हमारा जो इनफ्लो है, मतलब इंडिया से आप यहां देखो कि नेगेटिव में चलने लग गया है, कि कम हो गया ना, यहां से यहां पर क्या ज्यादा आ रहा है और कम जा रहा है। लेकिन यहां पर आते आते क्या देख रहे हो कि ज्यादा तो जा ही रहा है और ज्यादा, मतलब ज्यादा आ रहा है और ज्यादा जा रहा है, तो नेट फायदा हमें कम हो रहा है। यहां पे कितना था नेट फायदा? नेट फायदा यहां पर था लगभग 40 के पास, है ना, नेट फायदा कितना था? $40 बिलियन। लेकिन यहां पर अब कितना फायदा हो रहा है हमें? मात्र 15 हो रहा है। मतलब कि रिपार्टीशन के माध्यम से बहुत सारा पैसा जा भी रहा है, ये भी सच्चाई है। सिर्फ ये नहीं कि एफडीआई जितना पैसा जा रहा है उसको भी हमें देख करना है कि कोई ऐसा तो नहीं कि कंपनी जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और कर भाई ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीजेस बाय 17.9 ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर 2000 रीच लेवल हायर देन प्रीवियस ईयर। हाउएवर नेट एफडीआई इनफ्लोज डिक्लाइंड ड्यू टू 33% राइज इन रिपार्टीशन। लगभग 33% का राइज हुआ है, इस कारण से नेट एफडीआई इनफ्लो डिक्लाइन कर गया। क्या ही बोल रहा है? नेट एफडीआई डिक्लाइन कर गया, ठीक है ना। द सर्च इन रिपार्टीशन ड्राइव बाय सेकेंडरी सेल्स एंड आईपीओ, जो मैंने बताया आपको कि कंपनी खड़ा की और बेच चले गए, ठीक है ना, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल। का मतलब होता है कि किसी और को बेच देना सेकंड लेवल पे। प्राइमरी सेल होता है कि किसी कस्टमर को बेचना, और सेकेंडरी मतलब किसी रिलायंस को बेच दिया, किसी को बेच दिया, ठीक है, कंपनी बेच दिया, ठीक है, समझिए सेकंडरी सेल, ठीक है। या आईपीओ कर दिया उन्होंने, ठीक है। एमिड अ स्ट्रांग स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन प्रॉफिटेबल एग्जिट फ्रॉम दैट। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात, बड़ा अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन समझते इस बात को। जैसे मान लो जब बिल गेट्स ने 100 करोड़ रुपए लगाए थे कंपनी के शेयर और स्टॉक मार्केट के हिसाब से, मान लो कि 10 रुपये का उसकी कीमत थी, शेयर मार्केट बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। शेयर मार्केट में उस कंपनी के शेयर की कीमत 10 रुपए थी। अब ऐसा हुआ कि एफआईआई ने बहुत सारा पैसा हमारे इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, और ये समय के साथ साथ अपने काम की वजह से भी और एफआई की वजह से भी ये 10 रुपए बढ़ के सीधे होगा 100 रुपया हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? बिल गेट्स ने कहा कि अब मैं अपनी कंपनी भेज दूंगा मैं। तो जब कंपनी बिकेगी तो इस शेयर प्राइस पे बिकेगी, ना कि इस शेयर प्राइस के ऊपर बिकेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि स्ट्रांग स्टॉक मार्केट अगर जब होता है और जब कंपनी को फायदा हो रहा होता है, जब महंगे शेयर होते हैं,
तब ये बेच बाज के भाग जाते हैं ये लोग। ये भी गेम होता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द प्रॉफिटेबल एग्जिट इन द, ठीक है। अभी कहते हैं यहां पे देखो एक चीज थोड़ा समझिए, आपके डेटा में और प्री में काम आएगा। भारत के पास कितना पैसा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या बोलते हैं, यानी कि भारत की आरबीआई के पास कितना पैसा है, इसके पास आरबीआई के पास कितना पैसा है उसे बोलते हैं हम रिजर्व बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी क्या हुआ था कि सितंबर 2024 में 700 बिलियन हम पहुंच गए थे, यानी कि वर्ल्ड में चौथे नंबर पे थे हम लोग उस समय, वर्ल्ड में रिजर्व, यानी कि किसी देश के पास कितना पैसा है, 700 बिलियन था सितंबर 2024 में, जो थोड़ा घट घटाकर अभी कितना चल रहा है, 334.6 बिलियन चल रहा है जनवरी 2025 के अंदर, ठीक है। ये पहला पॉइंट आ गया कि भारत ने सितंबर 2024 के अंदर 700 बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस किया और वर्ल्ड के चौथे नंबर पर पहुंच गए हम लोग। एक तो प्री का सवाल ये बन जाएगा, कब पहुंचे थे, सितंबर 2024 के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। फोर्थ नंबर पहुंच गए थे हम लोग, ये प्री का सवाल है ये। लेकिन फिर क्या हुआ, 2-4 महीने के अंदर थोड़ा सा हम लोगों ने एक्सपोर्ट पैसा खर्चा किया, तो ये घट घटा के 636 पे आ गया ये, ठीक है। एक डेटा मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट समझो कि जितना पैसा हमारे पास है उससे हम क्या करें, जितना हमने उधारी ली है उसका 90% हम ऐसे चुका देंगे। मैं जितना भी हम उधारी ली है वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, अमेरिका से, फलाना डिमांड, जितना भी उधारी ली है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपना 90% तक की उधारी सिर्फ इस पैसे से चुका सकते हैं। हमें मतलब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमें दिक्कत नहीं है, हमें अपनी इंस्टॉलमेंट भरने में दिक्कत नहीं है, इसीलिए हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। क्या बताओगे, अगर आपको ये शो करना है कि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप इस लाइन को यूज कर सकते हो कि इंडियन के फॉरेक्स रिजर्व इतने स्ट्रांग है, इतना ज्यादा पैसा है कि 90% तक का वो एक्सटर्नल डेट भी चुका सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मान लो कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है और आपके बैंक की किस्त जो है 20,000 रुपए देनी है, दे सकते हो ना, क्या दिक्कत है, स्ट्रांग है। लेकिन आपकी सैलरी 20,000 रुपए है और किस्त 1 लाख रुपए देनी हो तो क्या होगा, तब बैंड बच जाएगी आपकी। पाकिस्तान की हालत ये है, कमाई कम है और लोन देना है। इंडिया में क्या है, कमाई ज्यादा है और लोन भी थोड़ा बहुत दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रांग है हम लोग, यहां शो कर सकते हो स्ट्रांग है, ठीक है। एंड प्रोवाइड एन इंपोर्ट कवर ऑफ मोर देन 10 मंथ्स। अब ये बहुत इंटरेस्ट, ये तीसरा स्टेप है। पहला तो मैंने आपको ये बताया है, दूसरा आपको मैंने ये बताया है, और तीसरा पॉइंट आपको ये बताया है। क्या बताया, कहता है कि इतना पैसा है कि हम 10 महीने तक, अगर हमारे पास कोई कमाई नहीं हो रही है तो भी 10 महीने तक का हम सामान खरीद सकते हैं। मान लो इंडिया की कमाई खत्म हो जाए तो जितना हमें रखा हुआ है 10 महीने तक, अब जितने देश में जितना पेट्रोल चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, दालें चाहिए, 10 महीने तक का हम इस चीजों को हम स्टॉक रख सकते हैं, ठीक है। इतना पैसा हमारे पास है। एक जमाना था 1989 में, 1990 के आसपास, भारत के पास मात्र 15 दिन का ही खाना बचा था, पैसा बचा था, 15 दिन, सिर्फ 15 दिन देश चला सकते थे हम लोग, इतना पैसा था हमारे पास, पेट्रोल लाना ये सब करेंगे। उसको बढ़ाते बढ़ाते हम 10 महीने में ले आए कि 10 महीने तक का भी हमारे पास उस अगर हो रहा है तो बचा सकते हैं हम लोग। या ये देश, ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी दिखा रही है आपको। ये डेटा इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो यार, ऐसे में। पता तो कि 1990 में ये हालत थी, आज 2025 में ये हालत हो गई है, तरक्की कर रहे हैं हम लोग। कह रहा हूं खाली इंफॉर्मेशन लेते जाओ, नॉलेज लेते जाओ, इस्तेमाल तुम करोगे अपने आप कर ले जाओगे। कहां करोगे मुझे नहीं पता, कर ले जाओगे तुम लोग। अभी खाली सीखो, बस सीखो चीजों को लेकर, ठीक है ना। समझ आ रहा बेटा क्यों तुम्हें, है ना। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये प्री वाला पॉइंट है, ठीक है, ये मेंस वाले पॉइंट है, ये प्री वाले पॉइंट है, ये ऐसे वाले पॉइंट है, ठीक है। आखिरी पॉइंट है, आखिरी है, लुकिंग अहेड ग्लोबल पॉलिसी चेंजेस कुड इन्फ्लुएंस इंडियन एक्सटर्नल ट्रेड। बिल्कुल होता है कि अगर विदेशों में अगर कोई पॉलिसी चेंज हो रही है उसका असर हमारे देश के ऊपर पड़ता ही है, पड़ता है ना, ग्लोबल वो असर पड़ता ही है, बिल्कुल पड़ता है। द इवॉल्विंग ट्रेड स्टैंड्स ऑफ फ्यू मेजर इकोनॉमीज, कौन बड़ी इकोनॉमीज है, अमेरिका हो गया, ठीक है, कुड अफेक्ट की इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर सच एज केमिकल, मशीनरी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोल रहा है कि मान लो हम जो है केमिकल बेच रहे हैं अमेरिका को, ठीक है, ट्रंप आ गए, ट्रंप ने कहा अरे तुम्हें बहुत सस्ते में, तुम बहुत महंगा में ले रहे हो, हम तुम्हें 5% और टैक्स लगाएंगे तुम्हारे पर।
अब इतना छोटा सा कह देने भर से ही भारत का जो एक्सपोर्ट है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो नहीं है? तो ये फर्क पड़ता ही है। इन द शॉर्ट टर्म डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट, अभी बड़ी अच्छी लाइन लिखना है, देखो तुम लाइन लिखना अपने आंसर में। पहला बोल रहा है कि जो बड़े बड़े देश होते हैं वो अगर कुछ फैसला करते हैं तो भारत पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। हाँ भाई करते हैं, जैसे कि केमिकल हो गया, मशीनरी हो गई, टेक्सटाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें अगर कुछ बड़े इकोनॉमी कुछ फैसला करते हैं तो सर तो इसको कंट्रोल कर सके कि शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 6 महीने साल भर के लिए हम अपने सेक्टर को डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी कि हम बहुत सारा सामान अलग अलग बेचना शुरू करते हैं, अलग अलग, कि भाई सिर्फ हम यहाँ केमिकल, मशीनरी या टेक्सटाइल पे सीमित ना रहें, हम ज्यादा सामान बेचें, अलग अलग करके बेचें। तो इससे क्या होगा कि हमारा अच्छा होगा। लेकिन मीडियम टर्म में, यानी कि मीडियम टर्म मतलब 2 से 3 साल, ठीक है, हम फोकस करें कि हमारा मार्केट शेयर बढ़े। यानी लेट्स सपोज हम टॉयज बेच रहे हैं किसी देश को, समझना बात, इंटरेस्टिंग बात है, हम अमेरिका को खिलौने बेच रहे हैं, ठीक है, खिलौने बेच रहे हैं और हमारा शेयर कितना है, खाली 1% है, 99% जो है वो चाइना का है, चाइना के खिलौने बिक रहे हैं इंडिया अमेरिका के अंदर, ठीक है। हमारी कोशिश है कि 2 से 3 साल के अंदर, शॉर्ट मीडियम टर्म के अंदर हम क्या करें, अपना जो 1% है वो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं, ठीक है ना, ठीक। और ओवर लॉन्ग टाइम में क्या करेंगे, इंडिया अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करे और अमेरिका को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में बुला ले, यानी कि हम अमेरिका से बोलेंगे भैया तुम और हम मिलकर ही काम करेंगे और खिलौने बेचेंगे। खैर ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, लेकिन तुम सिर्फ समझो मोटा मोटा सा, जैसे कि ओवर द लॉन्ग टर्म इंडिया मस्ट पोजीशन इटसेल्फ एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन हाई वैल्यू सेक्टर लाइक बायोटेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर, कि भाई अमेरिका ये छोड़ो खिलौने, हम और तुम मिलकर सेमीकंडक्टर बनाते हैं, हम मिलकर बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, हम बन जाते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा क्या है, चलो काफी सारी बातें हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझ लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना और फिर दिक्कत तो मुझे